हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 15 दिसंबर है और आपका सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम पेपर 2 में जो आपका सीडीपी पूछा गया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग आंसर की देख सकते हैं 15 दिसंबर सीडीपी पेपर 2 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि आपने आज के पेपर में कितना स्कोर किया है। तो देखिए, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन सीडीपी में आपसे पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये पेपर काफ़ी, आप ये कह सकते हैं कि टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट इसको मानकर चलिए, और लगभग इजी ही है। जितना भी आपको पढ़ाया था, हमने मिलकर के प्रिपरेशन करी थी, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने हमारी पीवाईक्यूज़ की लिस्ट पूरी देखी होगी ना, जितनी भी मैराथन क्लासेस, तो आपने यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर लिया होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, देखिए बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे आंसर अभी देखते हुए चलेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाद में हम किसी वीडियो में कर लेंगे। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया कि बुद्धि केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं कहा। प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में होती है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद है मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है, जी नहीं। इसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, जो कि मैंने आपको क्लासेस के दौरान समझाया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका प्रगतिशील शिक्षा से आया हुआ है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? पहला है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। ये तो ठीक है, फिर भी अदर ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है इससे भी अच्छा कोई पॉजिटिव ऑप्शन हमें मिल जाए। नेक्स्ट है शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन पर जोर देती है, नहीं। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है, नहीं। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, अभिकथन है, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है, जी नहीं। कारण दिया है कि आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है, जी ऐसा नहीं होता। ठीक है, लड़कियां भी तो इंसान हैं, वो भी सक्षम होती हैं, ये दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा कि अभिकथन ए और आर दोनों क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो हमेशा गतिशील होता है, डायनामिक होता है। और जो मूल्यांकन कार्य है वो आपका कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, यानी कि ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इस तरीके से 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। अभिकथन और कारण। अभिकथन है, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, मानकीकृत परीक्षण पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, 1 मिनट, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। और कारण दिया है कि निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। देखिए, कारण तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन ये अभिकथन बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे ए सही है और आर गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक कौशल यानी कि एनालिटिकल स्किल। ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके मल्टीपल आंसर होंगे, जो कि मैंने आपको करवाया भी था। ठीक है, पहला है, स्तनधारियों के मुख्य लक्षणों की व्याख्या करिए। दूसरा है, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। तीसरा है, पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण और कुछ गैर उदाहरण बताइए। और चौथा है, एक स्तनधारी की परिभाषा क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पर ना उदाहरण और गैर उदाहरण की बात करी गई है, क्योंकि मल्टीपल उदाहरण हो सकते हैं और मल्टीपल गैर उदाहरण भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशन का पालन नहीं करती है। ठीक है,
पहला ये है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो समावेशी कक्षा होती है वो विभेदित निर्देशन का पालन करती है, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे सकती है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाती है ना। वो सब मैंने आपको क्लासेस के दौरान सब कुछ करवाया हुआ था। कारण है कि समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक जैसे सीखने पर जोर नहीं देती है, बल्कि हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग जोर देती है। जो व्यक्ति जिस तरीके से सीख सकता है उसे उस तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछा हुआ है, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, या फिर अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर देता है, नहीं। अक्षम लोगों को सही पहचान और नामीकरण में बाधक है, नहीं। अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा कि समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, ठीक है, इंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स आप लोगों के द्वारा ही भेजा हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने PDF बनाकर शेयर किया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। आप जानते हैं दृष्टिबाधित बच्चे कौन से होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, और उनके लिए हमेशा ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। अब ब्रेल लिपि तो ऑप्शन में दिया नहीं है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा होगा, देखिए जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के थ्रू पढ़ाते हैं। ये आप जानते हैं, मैंने आपको क्लासेस के दौरान करवाया भी था प्रीवियस ईयर जब हम सॉल्व कर रहे थे। साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, जिसमें क्या होता है बच्चा समझ सकता है, ठीक है, संकेतों के माध्यम से। तो उसके बाद देखिए वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल एम्बॉसर और प्रदर्शक, वाक पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ। उसके बाद है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही लग रहा है वैसे तो, डी वाला, लेकिन डी ऑप्शन के साथ इन्होंने यहाँ पर सी को भी ऐड किया है, बी को भी ऐड किया है, ए को भी ऐड किया है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम ऐसे ही रखते हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि आपको इसका कौन सा आंसर सही लग रहा है। जो भी ऑथेंटिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए गलत आंसर बताने से बेटर है कि जो चीज़ें सही में हैं वो चीज़ें आपको बताई जाएँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है, तो इसको अभी छोड़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वलीनता से रिलेटेड है और ये मैंने करवाया भी था, आपको याद होगा, ऑटिज्म। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि, क्या उपयुक्त माना जाता है, पहला है कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो, यानी कि ओवर स्टिमुलस, बिल्कुल भी नहीं, ओवर तो करवाना ही नहीं है। नेक्स्ट है यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना, अव्यवस्थित नहीं बल्कि व्यवस्थित होना चाहिए था, इसीलिए ये भी बाहर हो गया। ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। अब देखिए स्वलीनता वाले जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म, जो कि ज़्यादा कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया है कि उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें, सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में, देखिए तुलना और ग्रेड ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हैं, मैंने आपको सारे टैग वर्ड करवाए थे, है ना। भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता, जी नहीं, सारी आवश्यकताओं को प्रधानता देनी होती है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सारा, व्यवहारात्मक, चारित्रिक, सभी, ठीक है। लास्ट है उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें, ये बिल्कुल सही है, उनका जो इंटरेस्ट है उसको बनाए रखना है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। पहला है अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार करके, जी नहीं। बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत, देखिए मानकीकृत आ गया ना नेगेटिव टैग वर्ड, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। नेक्स्ट है छात्रों की जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करके, नहीं।
अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके, बिल्कुल सही। आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बताया भी था ये चीज़ कि हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें करनी है। बच्चा कभी गलत नहीं होता है सीटेट में। मैंने आपको बताया था गलती होती है स्कूल के एजुकेशन सिस्टम की और टीचर के टीचिंग मेथड की। वही यहाँ पर लिखा है, देखिए शैक्षणिक जो रणनीतियाँ हैं टीचर की, उसका उसने परीक्षण करना चाहिए कि जिस रणनीति से मैं पढ़ा रही हूँ वो रणनीति वो चेंज करे। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन दिया है, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम पढ़ते हैं कि जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। पूर्व ज्ञान केवल आ गया, वैसे ही नेगेटिव टैग वर्ड आ गया। देख लीजिए टैग वर्ड कितना हेल्प कर रहे हैं, यहाँ भी केवल आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही बाहर हो गए। फिर भी पढ़ लेते हैं, पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ उन्नत के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। जी नहीं, पूर्व ज्ञान सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लास्ट है, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है, कभी भी नहीं। जो पूर्व ज्ञान होता है, प्रीवियस नॉलेज होती है, वो बाधा नहीं होती है बल्कि वो इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुंचे हुए हैं। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे मदद कर सकता है। स्वनिर्देशित शिक्षार्थी की बात हो रही है, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड, जो बच्चा खुद को डायरेक्शन दे सकता है, वो बात हो रही है। पहला है, सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। दूसरा है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। जी हाँ, ये हमें सही लग रहा है। फिर भी और ऑप्शन देखिए, सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके, या फिर छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु। जी नहीं, ग्रेड देना तो वैसे ही नेगेटिव है, आप जानते ही हैं। ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, पहला वाला भी बाहर हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपसे पूछा है, अभिकथन दिया है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। जी हाँ, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। कारण है कि समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना है। जी हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों ही सही हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए 4 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। अब आप याद करिए, चिंतन, मैंने आपको कितनी बार ये चीज़ें करवाई हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपने सही आंसर कर लिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। शिक्षार्थियों को समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को मौखिककरण को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के सादृश्यात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन तो राइट है। बाकी में यहाँ पर स्थिरता की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, स्थिरता एक नेगेटिव चीज़ होती है, ये ऐसे ही बाहर हो गया। अभिसारी, ये भी तो हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव तो अपसारी होता है ना। और यहाँ पर विश्वास में दृढ़ता, ये सब कुछ नहीं होता, इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण अधिगम में छात्र। पहला है, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। दूसरा है, पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा है, पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोजें करते हैं। या फिर विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। बताइए, मैंने हमेशा बोला था स्वयं, बच्चों का खुद के लिए जहाँ पर कोई चीज़ आ रही है वो हमेशा राइट होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, आपको बताना है। अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन या आलंबन स्कैफोल्डिंग या स्मृति सहायक विधियाँ निमोनिक्स और उसके बाद है दोहराव रिहर्सल। तो देखिए ये क्या है, आपका अधिसंज्ञान है, मेटाकॉग्निशन है, ठीक है। मेटाकॉग्निशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको अलग से करवाया था,
जब कोई अपने सोचने के बारे में दोबारा से सोच रहा है, अपने विचारों के बारे में, तो वो क्या है, मेटाकॉग्निशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन आपको बताना है। देखिए, भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती हैं, लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती। ऐसा नहीं होता। दूसरा है, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। एब्सोल्युटली राइट। थर्ड ऑप्शन है कि अधिगम और भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है, और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव। ऐसा नहीं होता। ठीक है, सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी पड़ता है, तो इसलिए ये बाहर। भावनाएं एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर यह भी गलत है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा को मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ था। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारी रुचि होती है, हमें मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, वो आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए, सीखने का आनंद पैदा करके। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन, ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। इनाम देकर, ये सब आपका बाहरी अभिप्रेरणा होता है। किसी सजा को हटाने का प्रलोभन, जी नहीं, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? देखिए, आंतरिक और बाह्य काफ़ी अच्छे से मैंने आपको ये टॉपिक करवाया हुआ था, तो चलिए इसके ऑप्शन एक बार फटाफट से देख लेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। देखिए, स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया करती हैं। वही है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, चलिए, उन बच्चों में एकेडमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्न में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो सीधी सी चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बात हो रही है? बौद्धिक क्षमताओं की और परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश की। तो यहाँ पर आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण दोनों ही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी निरंतरता, विभेदीकरण, एकीकरण, ये सब कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। अभिकथन दिया है, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। क्या ये सही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एक मिनट, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि एक जो है आप खो देंगे। बचपन जो है सामाजिक संकल्पना है। जी हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आर सही है, ऐसा कहीं भी नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, अभी के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? देखिए, जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, इसकी बात वो करते हैं, इक्विलिब्रेशन की बात भी करते हैं, एक्टिविटी की भी करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक उपकरण की बात वो नहीं करते, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। अभिकथन दिया है कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। क्या ये सही है? बताइए। कारण दिया है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है, ऐसा हम नहीं कह सकते फ्रेंड्स।
पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है ऐसा इन्होंने नहीं कहा, ठीक है। ए हमारा गलत है, लेकिन आर यहाँ पर हमें सही लग रहा है। ओके, फिर से एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। चलिए, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि कारण भी इसका सही है तो ये भी हमें इसका सही मानना पड़ेगा, ठीक है। हम कहेंगे ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। क्या हैं? दोनों ही यहाँ पर सही हैं, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। तो देखिए वो कौन सा अनुभव करते हैं और किस चीज़ का सहारा लेते हैं। मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार अनुभव को नहीं समझ पाते तो क्या होता है, असंतुलन की स्टेज आ जाती है, ठीक है, जब वो नहीं समझ पाते। और जब डैश देखिए, और किसका सहारा लेते हैं, अनुकूलन का सहारा लेते हैं, एडेप्टेशन का सहारा लेते हैं। क्योंकि देखिए पहले वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में होते हैं, इसलिए एडेप्टेशन की सहारा लेते हैं और उसके थ्रू वो इक्विलिब्रेशन में आ सकते हैं। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। बस बहुत सिंपल है, एक पियाजे से पूछा है और एक वाइगोत्स्की से। पहला है विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। जी हाँ, यही हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जीन पियाजे बच्चों को इसी रूप में देखते हैं कि बच्चे सक्रिय हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको करवाया भी था। और वाइगोत्स्की तो समाज की बात करते ही हैं, है ना, समाज में बच्चे क्या है, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के आधार कौन कौन से हैं। आपको बताना है इसके आधार कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, व्यक्ति की आयु, जी हाँ बिल्कुल, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर या चोरी के पक्ष में विपक्ष, ऐसा नहीं है। व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, जी हाँ, ए और सी सही है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने आपसे पूछे हुए हैं, क्या मायने हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। पहला है पर्यावरण के अनुकूलन, ढल जाना, ढलना सीखना, ये तो सही है। संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, नहीं। योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, नहीं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, जी नहीं। पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, ये यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन जो आज आपसे पेपर 2 में पूछा हुआ है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से, ये वही है ZPD जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसके माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका है। किस चीज़ की आवश्यक भूमिका है बताइए। अगर आपको याद हो तो याद करिए, मैंने आपको बताया था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, इसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इस चैनल पर हम सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो कल जो आपका पेपर हुआ था वो एनालिसिस भी मैंने आपका सारे सब्जेक्ट का करा दिया है और आज मैंने आपको CDP का ये करवा दिया है। अब इसके बाद 1 by 1 सारे सब्जेक्ट की वीडियोस एनालिसिस की आते रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिंदी पेपर के एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।